मध्यम पदलोपी समास। मध्यम पदलोपी, जहाँ इसकी परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है, इसमें बीच के पदों का लोप हो जाया करता है, पहला और अंतिम पद ही जुड़कर समस्त पद का निर्माण करता है। जैसे छाया प्रद तरु, छाया तरु, तो उसमें प्रद का जो है लोप हो जाता है। प्रद का लोप होने से इसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे और आता है गोबर से निर्मित गणेश, गोबर गणेश, तो लोप किसका हुआ? से निर्मित का, मध्यम पद का लोप हो गया, इसलिए इसको कहेंगे हम क्या कहेंगे? गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। तो ये आ जाता है हमारा मध्य पद लोपी। और प्रादि तत्पुरुष आता है, ये वाला प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, देखिए इस समास में प्र आदि उपसर्गों तथा दूसरे शब्दों का समास होता है। आदि के साथ उन्हीं के रूप से दूसरे शब्द भी जुड़े रहते हैं, परंतु समास करने पर वे लुप्त हो जाते हैं। प्रकृष्ट, आचार्य, प्राचार्य, तो वो प्रकृष्ट है, प्रकृष्ट में से कृष्ट हट गया और प्राचार्य, प्राचार्य हो गया, इसलिए यहां पर वो होगा प्रादि, अर्थात प्रधन आदि, प्र से प्रारंभ होने के कारण इसे प्रादि कहते हैं। उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष आता है। देखिए उपपद तत्पुरुष क्या होता है? जिस समास का अंतिम पद ऐसा कृदंत होता है जिसका स्वतंत्र रूप से कृदंत के रूप में प्रयोग नहीं होता। जैसे कुंभ को करने वाला, कुंभ को करने वाला कुम्हार, या कुंभकार, कुंभ को करने वाला कुंभकार। कुंभ को करने वाला, यहाँ पर करने वाला करना क्रिया है ना, और उससे निर्मित, क्रिया से निर्मित शब्द को कहते हैं कृदंत। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ? उपपद तत्पुरुष। ऐसे ही उपपद तत्पुरुष क्यों हुआ? क्योंकि जिसका कृदंत जिसमें जुड़ा हो वो उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखिए जल में जमने वाला जलज, अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिस तत्पुरुष के पहले पद की विभक्ति कारक चिन्ह का लोप न कर होकर उसी में तिरोहित हो जाती है। जैसे विभक्ति का लोप न होना चाहिए। देखिए युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। इस उदाहरण में युद्ध में की जगह पर युद्धि हो गया, यानी में चिन्ह मिल गया है। इस तरह चूहे को मारने वाला चूहे मार, है ना। तो यहाँ पर ये अलुक तत्पुरुष हुआ। अब मयूर वंश का आदि जो तत्पुरुष आता है उस पर विचार करते हैं। इसके समस्त पद का विग्रह करने पर अंतिम पद पहले आ जाता है। मयूर वंश का आदि मतलब इसका समास विग्रह करेंगे तो पीछे वाला पद आगे आ जाता है, तब वहाँ पर मयूर वंश का आदि तत्पुरुष होता है। जैसे देशांतर, भिन्न देश, आगे देश था तो भिन्न देश, देश पीछे चला गया। ऐसे आता है विषयांतर, अन्य विषय, अंतर वाला आगे आ गया। ऐसे आता है एकमात्र, केवल एक। मध्यम पद लोपी, प्रादि, उपपद, अलुक और मयूर वंश का आदि का अस्तित्व संस्कृत में है। हिंदी में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। मतलब ये पीछे के जो तीन समास हैं हमारे पास, कौन कौन से? मयूर वंश का आदि, अलुक और उपपद, ये संस्कृत में पाए जाते हैं, इनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। अब उसके बाद आता है हमारा अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। अब बहुव्रीहि समास के भेद हैं समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। तो बहुव्रीहि किसे कहते हैं, जहाँ पर समास में किसी अन्य का बोध होता हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर दिए गए पदों में किसी अन्य पद की प्रधानता होती हो, यह अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण है। अब आता है सबसे पहले समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि ये वाला समानाधिकरण बहुव्रीहि क्या है, जिसमें जिन पदों का समास होता है, इसमें जिन पदों का समास होता है वे साधारणतः कर्ता कारक होते हैं। इसमें कर्ता कारक होना चाहिए, किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्ति रूपों में भी उक्त हो सकता है। जैसे कलह है प्रिय, जिसको वह कलह प्रिय कर्म में उक्त हैं, या कर्म कारक आया। ऐसे जीती गई हैं इंद्रियां, जिससे वह जितेंद्रिय करण कारक आया। इसमें दिया गया है धन, जिसके लिए वह दत्त धन संप्रदान में आया ये प्रयोग। पीत हैं अंबर, जिसका वह पीताम्बर संबंध में उक्त आया, संबंध कारक आएगा इसमें। चार हैं लड़कियां, जिसमें वह चोलड़ी अधिकरण में ये प्रयुक्त हुआ है। ऐसे व्यधिकरण बहुव्रीहि आता है, व्यधिकरण बहुव्रीहि। इसमें भी पहला पद कर्ता कारक और दूसरा पद संबंध या अधिकरण कारक का होता है। जैसे शूल हैं पानी में, जिसके वह शूल पानी। वीणा है पानी में, जिसके वह वीणा पानी। चंद्र हैं शेखर पर, जिसके वह चंद्रशेखर। ठीक है। इसके बाद आता है तुल्य योग या सह बहुव्रीहि, जिसका तुल्य योग कौन सा आया, तुल्य योग तीसरा वाला। इसमें आता है जिसका पहला पद स साथ हो, लेकिन स के स्थान पर स हो। जैसे जो बल के साथ है वह सबल, जो परिवार के साथ है वह सपरिवार। सह के स्थान पर वहाँ क्या हो जाता है, अर्थात साथ का स हो जाता है, तो ये तुल्य योग होता है। व्यतिहार बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि। चौथा, जिससे घात प्रतिघात सूचित हो, जैसे मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई, मुक्का मुक्की। और लाठी लाठी से जो लड़ाई हुई, लाठा लाठी। बहुव्रीहि से संबंधित कुछ बातें हैं। यदि बहुव्रीहि समास के समस्त पद में दूसरा पद धर्म या धनु हो तो वह आकारांत हो जाता है। जैसे आलोक ही है धनु, जिसका वह आलोक धनवा है ना। सकारांत में विकल्प से आ और क, किंतु इकारांत, उकारांत और रीकारांत समासांत पदों के अंत में निश्चित रूप से क लग जाता है। जैसे उदार है मन, जिसका वह उदार मनस। अन्य में है मन, जिसका वह अन्य मनस्क। साथ हैं पत्नी, जिसके वह सपत्निक। बहुव्रीहि समास में दो से ज़्यादा पद भी होते हैं। बहुव्रीहि समास में दो से ज़्यादा पद भी हो सकते हैं। इसका विग्रह पदात्मक न होकर वाक्यात्मक होता है, यानी पदों के क्रम को व्यवस्थित किया जाता जाए तो एक सार्थक वाक्य बन जाता है। जैसे लंबा है उदर, जिसका वह लंबोदर। इस समास में अधिकतर पूर्व पद कर्ता कारक का होता है या विशेषण। ये जो है हमारा बहुव्रीहि समास और उसके भेद यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब आता है हमारा लास्ट चौथा समास, द्वंद्व समास। इसके दो भेद हैं, इतरेतर और समाहार। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, रामश्च लक्ष्मणश्च सीताश्च रामश्च,
तो यहाँ पर जहाँ और का प्रयोग होता हो और दोनों पद प्रधान हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अब इसके 3 भेद हैं। एक तो इतरेतर, नहीं, एक बीच में ये छूट गया था हमसे, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। इतरेतर आता है, इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप हो जाता है। जैसे सीताराम, सीता और राम, गाय बेल, गाय और बेल, दाल भात, दाल और भात, नाक कान, नाक और कान। वैकल्पिक द्वंद्व, इस समास में विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय वा या अथवा का प्रयोग होता है, जिसका समास करने पर लोप हो जाता है। जैसे धर्म या अधर्म, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, सत्य या असत्य, सत्यासत्य, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा। अब आता है समाहार द्वंद्व। इस कोटि के समास में प्रयुक्त पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित होता है। जैसे दाल रोटी वगैरह, दाल रोटी, कपड़ा लत्ता वगैरह, कपड़ा लत्ता। तो कपड़ा लत्ता, इसमें कपड़ा लत्ता वगैरह आता है, मतलब और भी आ जाते हैं, कपड़े लत्ते के साथ चूड़ी टिक्की वगैरह भी आ जाते हैं। तो वो जो है कपड़ा लत्ता वगैरह आता है। जब दोनों पद विशेषण हो और उसी अर्थ में आए तब वह द्वंद्व न होकर कर्मधारय हो जाता है। भूखा प्यासा लड़का रो रहा है, यहाँ भूखा प्यासा लड़के का विशेषण है, अतः कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार जो है और भी समास के कुछ भेद हम कह सकते हैं। वो हैं, प्रयोग की दृष्टि से समास के मुख्य 3 प्रकार माने गए हैं। जैसे संज्ञा समास या संयोग मूलक समास, इसे द्वंद्व समास अथवा संज्ञा समास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के समास में दोनों पदों पर संज्ञाएं होती है। इसके सभी पद प्रधान होते हैं, परंतु जहाँ योजक चिन्ह नहीं लगता वहाँ तत्पुरुष समास होता है। माता पिता, ये द्वंद्व समास हैं। गंगा जल तत्पुरुष समास हैं। आश्रय मूलक या विशेषण समास, यह प्रायः कर्मधारय समास होता है। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कच्चा माल, कच्चा और माल। वर्णन मूलक या अव्ययी समास, इस समास के अंतर्गत बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास आते हैं। इसमें प्रथम पद साधारणतः अव्यय और दूसरा पद संज्ञा का काम करता है। जैसे प्रतिमास, प्रत्येक महीने में। इस प्रकार जो है समास से संबंधित विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त की और अब समास के साथ ही शब्द निर्माण का प्रकरण यहीं पर समाप्त हो जाता है।